जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके सामने यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और मेरे प्यारे साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम आपके सामने, जैसे हमने कल कहा था कि हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तो उपस्थित हैं और हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसमें बात की जाए तो इसके आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट राजगीर, ऑप्शन सेकंड पाटलिपुत्र, ऑप्शन थर्ड वैशाली और ऑप्शन फोर कुंडलवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि बौद्ध संगतियों की बात की जाए तो बौद्ध संगति, कुल बौद्ध संगति कितनी हुई है? 4 बौद्ध संगति हुई है। क्लियर है? कितनी बौद्ध संगति हुई है? 4 हुई है। तो इस क्वेश्चन का यदि आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्थ होगा और यह कुंडलवन ही है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बौद्ध संगति और कहां कहां हुई थी। सबसे पहले हम कुंडलवन के बारे में देखते हैं। तो यह चौथी ही बौद्ध संगति थी। कौन सी? यह चौथी बौद्ध संगति थी। क्लियर है? यह संगति कश्मीर के ही कुंडलवन में हुई थी। कहां हुई थी? यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस समिति के यदि बात की जाए, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जबकि इस समिति के उपाध्यक्ष भी थे। इस समिति के उपाध्यक्ष भी थे और जो उपाध्यक्ष थे वो आपके अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए कि अध्यक्ष तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इस समय शासक कौन था या राजा कौन था? या शासक या राजा की बात की जाए तो इस समय कनिष्क था। कौन था? यह कनिष्क के समय हुई थी। क्लियर है ना? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। उस समय शासक कनिष्क था और इसका अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसी चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है और वो 2 शाखाएं थी। एक थी हीनयान, एक थी हीनयान और एक थी महायान। क्लियर है? एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। क्लियर है यहां तक? अब अगर बात की जाए तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्लियर है ना? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और वैशाली में यदि बात की जाए तो सेकंड या द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इसमें भी इस बौद्ध संगति में यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो इस बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो आपके थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। क्लियर है ना? कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय अगर शासक की बात की जाए तो उस समय जो शासक थे वो थे आपके अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। क्लियर है ना? अजात शत्रु। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक अजात शत्रु थे। यदि बात की जाए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोगल पित्तु तिस्सु थे। क्लियर है? मोगल पित्तु तिस्सु इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और इस समय यदि शासक की बात की जाए तो इस समय शासक थे अशोक। कौन थे? अशोक। क्लियर है ना?
और जो वैशाली में हुई थी, इस वैशाली के जो अध्यक्ष थे, वैशाली के जो अध्यक्ष थे वो सुबुकामी थे। कौन थे? वो सुबुकामी थे। क्लियर है ना? ये चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। क्लियर है? और ये कुंडल वन कश्मीर में है। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है हड़प्पा, ऑप्शन सेकंड है मोहनजोदड़ो, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? यह दूसरा क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा, ऑप्शन सेकंड मोहनजोदड़ो, ऑप्शन थर्ड कालीबंगा, ऑप्शन फोर लोथल। तो यदि बात की जाए तो गोदीवाड़ा क्या था? गोदीवाड़ा आज के समय का बंदरगाह हुआ करता था। क्या था? आज के समय में जो हम लोग बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं, जिनको बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं, वह उस समय गोदीवाड़ा कहा जाता था। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा था, ऑप्शन सेकंड मोहनजोदड़ो, ऑप्शन थर्ड कालीबंगा, ऑप्शन फोर लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोथल। क्लियर है ना? फोर्थ। अब अगर बात की जाए तो लोथल के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी है। जैसे लोथल की बात की जाए तो लोथल की खोज S.R. राव ने की थी। क्लियर है? किसने की थी? S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने की थी और यह 1954 में की थी। कब की थी? 1954 में की थी। दूसरी बात यह है कि जो लोथल है वह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहां पर स्थित था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। दूसरी बात यह है कि लोथल से ही एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलते हैं और उसके अग्निकुंड के, किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है लोथल के बारे में कि लोथल से मनके बनाने के भी कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनके बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनके बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है लोथल की कि लोथल के घरों के दरवाजे मेन रास्ते में खुलते थे। क्या था? मैं आपको बता दूं कि पूरी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में ऐसे समझो कि ये आपके मकान बने हुए हैं, ये आपके मकान बने हुए हैं और यह मेन रास्ता है, मेन रोड है, ये मेन रोड है। तो यहां पर क्या होता था कि सिंधु सभ्यता में जो दरवाजे होते थे घरों के, वह मेन रास्ते में न खुलकर पीछे खुले होते थे, यहां पर होते थे। कहां पर होते थे? यहां पर होते थे। जबकि लोथल में क्या था? लोथल में घरों के दरवाजे मेन रोड पर थे। कहां थे? मेन रोड पर थे। तो लोथल इसलिए भी फेमस है कि लोथल के जो घरों के दरवाजे थे, लोथल के घरों के दरवाजे मेन या मुख्य रास्ते की ओर खुलते थे। मुख्य रास्ते की ओर खुलते थे। मुख्य रास्ते की ओर खुलते थे। क्लियर है? अब इसमें अगर बात की जाए तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। S.R. राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल में अग्निकुंड पाए गए हैं, मनके बनाने के साक्ष्य पाए गए हैं, घरों के दरवाजे मुख्य रास्ते की ओर खुलते थे और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए हड़प्पा की तो लोथल को एक और नाम से जाना जाता है, लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि लघु हड़प्पा किसको कहते हैं? तो लघु हड़प्पा लोथल को ही कहते हैं।
अब अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा के स्थल की पड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग का विवरण किन अनुच्छेदों में किया गया है? क्लियर है ना? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 315 से 323, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 324 से 329, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 245 से 255 और ऑप्शन फोर्थ आपके सामने है 256 से 265। 265 क्या, इसको आप 263 लिख सकते हो, 263। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है आपका। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य ही इसका विवरण है। अब इंपोर्टेंट बात क्या है कि अनुच्छेद 315 से 323 तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 से 329 की बात की जाए तो यह निर्वाचन के आयोग बारे में बताता है, यह निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। मतलब सभी 324 से 329 के मध्य जितने भी अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन से संबंधित है। 245 से 255 की बात की जाए तो यह केंद्र व राज्य के विधायी संबंध से संबंधित है। केंद्र व राज्य के विधायी संबंध से संबंधित है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। अब अगर बात की जाए तो इसमें इंपोर्टेंट जैसे अनुच्छेद 315 से 323 तक है, तो इसके हम कुछ अनुच्छेदों की यदि बात करें, जैसे अनुच्छेद 315 की खासियत यह है कि अनुच्छेद 315 संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। संघ व राज्य की लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 315 है उसमें संघ और राज्य दोनों की ही लोक सेवा आयोग के बारे में उसने बताया है। उसके अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 316 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 16 बताता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि से संबंधित है। क्लियर है ना? अब इसमें जगह, चलो हम लोग बाकी जो बच्चे वो नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में देखते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी जगह का विषय रहता है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है यह भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है 1951, ऑप्शन सेकंड है 1971, ऑप्शन थर्ड है 1992, ऑप्शन 4 है 2003। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका सेकंड। कहने का मतलब यह है कि सिंधी भाषा को
सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को 21वें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्लियर है ना? सिंधी भाषा को 1971 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिंधी को जब जोड़ा गया था तो उससे पहले 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? केवल 14। जब सिंधी को जोड़ा गया था तो सिंधी 15वीं भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधवी 15वीं भाषा थी। क्लियर है ना? सिंधी कौन सी भाषा थी? 15वीं। जब 8 अनुसूची थी और जब तक सिंधी को नहीं जोड़ा गया था तो उस समय तक केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन जैसे ही 21वां संविधान संशोधन किया गया तो 1971 में उसके तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। क्लियर है ना? जब 8वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्लियर है ना? 15वीं भाषा थी सिंधी, फिर इसके बाद 3 और जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, फिर उसके बाद 4 और जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में कौन सा क्रम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्रम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्रम है? ऑप्शन फर्स्ट पहला, ऑप्शन सेकंड दूसरा, ऑप्शन थर्ड तीसरा, ऑप्शन फोर्थ चौथा। तो इस क्वेश्चन की हम बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सब लोग जानते हो कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद यदि बात की जाए तो आपका महाराष्ट्र है और उसके बाद यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश है। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अपने देश में चौथा नंबर है। कौन सा है? चौथा। तो इधर आइए आप लोग ऑप्शन पर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान हो जाएगा। यहां पर पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर एमपी है और तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? सार्क की यदि बात की जाए तो यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 8 देश सम्मिलित हैं। जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय 7 थे। चलो हम लोग देखते हैं सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। या सार्क की बात की जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, SARC। इसकी जब फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन
कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। अब अगर इसकी बात की जाए तो मेरा कहने का मतलब यह कि एशियन, साउथ एशिया के इसमें देश सम्मिलित हैं जो अपने क्षेत्रीय अखंडता के लिए काम करते हैं। तो सार्क की यदि स्थापना की बात की जाए तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और यह बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सार्क का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। क्लियर है ना? स्थापना इसकी कहां की गई है? बांग्लादेश के ढाका में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। जब इसकी स्थापना 1985 में की गई थी तो उस समय इसमें केवल 7 कंट्री शामिल थे। या कितने कंट्री शामिल थी? 7 देश उस समय शामिल थे। लेकिन एक कंट्री और शामिल किया गया और वर्तमान में इसमें 8 कंट्री या 8 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 8। हम अगर इन देशों की बात की जाए तो एक तो आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके अलावा आपका अपना प्यारा पाकिस्तान, उसके अलावा भारत, उसके अलावा मालदीव, इसके अलावा बात की जाए तो श्रीलंका, और अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर बात की जाए तो ये श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, ये तो 1985 में ही थे, 7 थे। लेकिन अफगानिस्तान को 2008 में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 2008 में सार्क में सम्मिलित किया गया। और इस प्रकार सार्क में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो क्वेश्चन क्या था आपका? मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन फर्स्ट नेपाल, ऑप्शन सेकंड भूटान, ऑप्शन थर्ड बांग्लादेश, ऑप्शन 4 मालदीव। तो आपको मैंने अभी बताया कि इसका मुख्यालय कहां है? नेपाल। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट नेपाल। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। क्लियर है? अब हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा मिलती है? सोनभद्र की यदि बात की जाए तो सोनभद्र अपने उत्तर प्रदेश में एक राज्य है। और यह ऐसे समझो कि ये यहां पर ये ललितपुर और ये यहां ये सोनभद्र है। ये यहां पर सोनभद्र है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। इधर की बात की जाए तो यहां एमपी या मध्य प्रदेश से लगती है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से मिलती है? इसकी सीमा लगती है आपकी एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 1 2 3 4। और इसमें आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4, ऑप्शन 4 है 5। तो ये कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने आते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? इस क्वेश्चन का पहला आंसर
पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1914। तो हम लोग देखते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ और क्या हुआ था इसमें। तो काकोरी षड्यंत्र की बात की जाए तो काकोरी एक जगह का नाम है। क्या है? काकोरी यदि बात की जाए तो यह एक स्थान या जगह का नाम है। हुआ क्या था, एक ट्रेन थी जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कहां जा रही थी? लखनऊ से और सहारनपुर के मध्य वो जा रही थी। उसमें अंग्रेजों का माल जा रहा था उसमें, और कुछ व्यक्तियों ने जो HSRA से संबंधित थे मुख्यतः, उन्होंने इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई और उस जगह का नाम, लखनऊ के पास यह जगह पड़ती थी जिसका नाम था काकोरी। इसी जगह पर इस ट्रेन को लूटा गया और इसी के कारण इस कांड को या इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और यह जो घटना हुई थी यह 1925 में हुई थी। क्लियर है? अब इस घटना के बाद अंग्रेजों ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कुछ को आजीवन कारावास दिया। तो इसमें एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट यह बताया कि किन लोगों को कहां कहां फांसी दी गई थी। तो इसमें 4 लोगों को मुख्यतः फांसी दी गई थी और उनके नाम हैं, नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे आसफ उल्ला खां, तीसरे थे इसमें राजेंद्र लाहिड़ी और इसमें चौथे थे रोशन सिंह। चौथे कौन थे? रोशन सिंह। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो ये फांसी दी गई थी इनको, और इनके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि किसको कहां फांसी दी गई थी। तो रामप्रसाद, अगर बिस्मिल की बात की जाए तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वह गोरखपुर की जेल में दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। यदि आसफ उल्ला खां की बात की जाए तो इसको फैजाबाद में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? फैजाबाद में दी गई थी। यदि राजेंद्र लाहिड़ी की बात की जाए तो इसे गोंडा में दी गई थी। और यदि रोशन सिंह की बात की जाए तो रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में दी गई थी। कहां दी गई थी? नैनी इलाहाबाद में दी गई थी। और आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद या नैनी से हमारी एक रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी से या मिर्जापुर के पास एक रेखा गुजरती है, और वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? 1925। तो 1925 सेकंड। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो इसमें कुछ डेटें और हैं, जैसे 1922 की बात की जाए तो हम लोग इसे चौरा चौरी घटना भी कह सकते हैं, चौरा चौरी घटना। क्लियर है? उसके अलावा यदि 1916 में बात की जाए तो एक लाहौर षड्यंत्र हुआ। लाहौर षड्यंत्र की बात की जाए तो 2 बार होता है, एक 1916 और एक 1930 में और होता है। ये एक 1930 में और होता है, याद रखना इस बात को। और 1914 की बात की जाए तो विक्टोरिया षड्यंत्र हुआ। 1914 की बात की जाए तो एक विक्टोरिया षड्यंत्र था, वह 1914 में हुआ। और 1914 में बहुत सारी घटना, जैसे कामाघाटू प्रकरण हुआ, और यदि आपको संज्ञान में हो तो प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 से 18 तक। चलो ये क्लियर है। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? 1925 में। और ये काकोरी एक जगह का नाम था, इस जगह पर ही ट्रेन को लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट बहलोल लोदी, ऑप्शन सेकंड सिकंदर लोदी, ऑप्शन थर्ड इब्राहिम लोदी और ऑप्शन 4 बाबर।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये 3 शासक लोधी वंश के हुए। यदि लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वह 1451 से लेकर और 1526 तक था। इसमें 3 शासक हुए। सबसे पहला हुआ आपका बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक था। दूसरा हुआ आपका सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और तीसरा हुआ आपका इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी। अब अगर बात की जाए तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक है। ये बहलोल लोधी की बात की जाए तो बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 1451 से लेकर और 1489 तक। सिकंदर लोधी की यदि बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1517 तक है। और इब्राहिम लोधी की यदि बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 1517 से लेकर 1526 तक है। अब हमें बात करनी है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश का संस्थापक है। सिकंदर लोधी की यदि बात की जाए तो सिकंदर लोधी ही ऐसा शासक है जिसने आगरा की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सेकंड, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने जो आगरा की स्थापना की थी वह 1504 में की थी। कब की थी? आगरा की स्थापना 1504 में की थी। उसके अलावा सिकंदर लोधी ने कुछ और इंपोर्टेंट काम किए थे, जैसे सिकंदर लोधी ने खाद्यान्नों पर कर, खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया था, खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया था। उसके अलावा यह गुलरुखी नाम से उपकविताएं लिखता था, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, उपनाम से यह कविता लिखता था। और इसने गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी भूमि की पैमाइश के लिए, गज ए सिकंदरी एक पैमाना था जिससे भूमि की पैमाइश की जाती थी। और इसमें 39 खाने होते थे। कितने खाने होते थे? गज ए सिकंदरी से भूमि पैमाइश की जाती थी। क्या की जाती थी? भूमि पैमाइश की जाती थी। और इसमें 39 खाने होते थे। कितने होते थे? 39 खाने होते थे। क्लियर है? आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने ही की थी। और आगरा की स्थापना 1504 में की गई थी। और इसी को सिकंदर लोधी 1506 में राजधानी भी बनाता है। क्लियर है? यह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित कौन सी क्रांति हुई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खनिज तेल की यदि बात की जाए, खनिज तेल के क्षेत्र से संबंधित कौन सी क्रांति थी? ऑप्शन फर्स्ट कृष्ण क्रांति, ऑप्शन सेकंड भूरी क्रांति, ऑप्शन थर्ड हरित क्रांति, ऑप्शन 4 पीली क्रांति। तो इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट। यह कृष्ण क्रांति थी जो खनिज तेलों से संबंधित थी। भूरी क्रांति की बात की जाए तो यह उर्वरकों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? उर्वरकों से संबंधित थी। हरित क्रांति की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं और चावल की फसल के अधिक उत्पादन से संबंधित थी। तो यह मुख्यतः गेहूं व चावल, गेहूं व चावल के उत्पादन से संबंधित थी। और यह 1966 में हुई थी। कब हुई थी? मुख्यतः 1966 में हुई थी। पीली क्रांति की बात की जाए तो पीली क्रांति मुख्यतः तिलहन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तिलहन से संबंधित थी। दाल वगैरह थी उनसे संबंधित थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्ण क्रांति। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बॉम्बे हाई, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया उसने।
तो इसमें क्या है, इसमें अगर बात की जाए तो ये बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? यदि बॉम्बे हाई की यदि बात की जाए तो बॉम्बे हाई ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है कि यह सोना उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड आपके सामने है कि यह कोयला उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। और ऑप्शन फोर है कपास उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। तो मुंबई हाई काफी प्रचलित क्षेत्र है जो मुंबई तट से समुद्र में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका मुख्यतः काम यह है कि यह तेल उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है और यह भारत में अग्रणी ऐसी तेल का उत्पादन करने वाली अग्रणी इकाई में से एक है। तो बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है कि यह तेल उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है। या सोने की बात की जाए तो सोना मुख्यतः कर्नाटक के कोलार खानों से पाया जाता है। क्लियर है? कर्नाटक की कोलार खानों से मुख्यतः भारत में पाया जाता है। यदि कोयला उत्पादन की बात की जाए तो कोयला उत्पादन के मुख्यतः जो उत्पादन राज्य हैं उसमें आपका झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर है? यहां पर कौन कौन आता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि। क्लियर है? यह इसके इंपोर्टेंट हैं। और कपास उत्पादन की बात की जाए तो कपास उत्पादन आप सब लोग जानते हो कि गुजरात मुख्यतः कपास उत्पादन का क्षेत्र है या राज्य है। तो बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट 1920, ऑप्शन सेकंड 1918, ऑप्शन थर्ड 1976 और ऑप्शन फोर 1974। तो फर्स्ट 1920, सेकंड 1918, थर्ड 1976 और फोर्थ 1974। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1920। अवध किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना की यदि बात की जाए तो यह कहां हुई थी? प्रतापगढ़ में हुई थी। यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कहां हुई थी? तो प्रतापगढ़ में हुई थी। और अवध किसान सभा के जो संस्थापक थे वह बाबा रामचंद्र थे। संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र इसके संस्थापक थे। क्लियर है? अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और यह कहां हुई थी? तो प्रतापगढ़ में हुई थी और इसके संस्थापक बाबा रामचंद्र थे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कथकली, ऑप्शन सेकंड कुचिपुड़ी, ऑप्शन थर्ड कथक और ऑप्शन फोर यक्षगान। तो अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है कथक। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड कथक। अब बाकी की अगर बात की जाए तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? केरल का लोक नृत्य कथकली है। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यह किसका है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यदि बात की जाए यक्षगान की तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है जो कथक उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है? यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट ब्राजील जलधारा, ऑप्शन सेकंड नॉर्वे जलधारा, ऑप्शन थर्ड गल्फ स्ट्रीम और ऑप्शन फोर पेरू जलधारा। अब हमें यह देखना है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं कैसी होती हैं। हम लोग यदि बात करें तो यह हमने मान लिया यह पृथ्वी है। क्लियर है? और हमने इस पर कल भी चर्चा की थी। यदि आपको ध्यान हो तो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जो हम जीरो अक्षांश कहते हैं और इसका नाम है विषुवत रेखा।
क्या नाम है? विषुवत रेखा। अब इसकी बात यह है कि यदि विषुवत रेखा की यदि बात की जाए तो विषुवत रेखा में हम सब लोग जानते हैं कि यह पोलर होते हैं, यह पोलर होते हैं। यहां 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री होता है। अब बात की जाए तो विषुवत रेखा के जो उत्तर का होता है इसे हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जबकि इसकी बात की जाए तो इसे हम लोग साउथ स्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप सब लोग जानते हो कि 90 डिग्री पर सामान्यतः बर्फ के भंडार पाए जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ग्लेशियर पाए जाते हैं, और यहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यह एरिया ठंडे होते हैं, जबकि विषुवत रेखा का एरिया जो होता है यहां सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और यहां पर टेम्परेचर बना ही रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, इनको हम लोग ठंडी जलधाराएं कहते हैं। कैसी जलधाराएं कहते हैं? ठंडी जलधाराएं कहते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यदि ध्रुवों से ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, उन जलधाराओं को हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैंने अभी बताया कि 90 डिग्री अक्षांश है, इनको हम लोग पोलर या ध्रुव कहते हैं। यहां पर ग्लेशियर होते हैं, मतलब बहुत ठंडा एरिया होता है, और यहां से जो इधर आएगा वह ठंडा ही आता है। यदि विषुवत रेखा से यदि ध्रुवों की ओर चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं वह गर्म जलधाराएं होती हैं। कैसी होती हैं? वह गर्म जलधाराएं होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उत्तरी गोलार्ध में बता दिया, इधर दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस गोलार्ध में मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी तो ये भी गर्म ही होंगी। कैसी होंगी? ये भी गर्म ही होंगी। और यह दक्षिणी गोलार्ध में भी यदि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेंगी तो यह भी ठंडी ही होंगी। क्लियर है ना ये सब का? अब अगर बात की जाए तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। इस क्वेश्चन का यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, पेरू जलधारा। पेरू जलधारा एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? यह ठंडी जलधारा है, और यह इसका दूसरा नाम भी है हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी यह जानी जाती है। हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी यह जानी जाती है। पेरू जलधारा इसका इसलिए नाम है कि यह पेरू के किनारे से चलती है, हम्बोल्ट की जलधारा, और यह पेरू के आसपास ही चलती है, इसलिए इस जलधारा को ही पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं। ब्राजील जलधारा की बात की जाए तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। और यदि नॉर्वेन जलधारा की बात करी जाए तो यह उत्तरी अटलांटिक में चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और यदि गल्फ स्ट्रीम की बात की जाए तो यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही चलती है। क्लियर है? तीनों ही ये जलधाराएं अटलांटिक महासागर में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकंड 8, ऑप्शन थर्ड 4 और ऑप्शन 4 5। मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा 6 हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फर्स्ट है। क्लियर है ना? कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं। जबकि शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 या 8 हैं। जबकि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6। अब देखिए इसमें ध्यान से, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं?
शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो सबसे पहले 2004 या 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद यदि बात की जाए तो 2005 या 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2008 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2008 में ही या 2008 में ही तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद यदि बात की जाए तो 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 2014 में उड़िया या उड़ीसा, उस समय उड़ीसा हुआ करती थी लेकिन अब हम लोग इसका नाम उड़िया है। क्या है? उड़ीसा का नाम चेंज कर दिया गया था, उड़िया भाषा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 6 शास्त्रीय भाषा हैं। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में दिया गया, 2013 में मलयालम को दिया गया और 2014 में उड़िया या उड़ीसा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने पंचायत की संरचना, ये 2 बार लिख दिया है। पंचायत की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्लियर है? तो पंचायत की यदि संरचना से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 243A, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 243B, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 243C और ऑप्शन 4 आपके सामने है 243D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 243C है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो पंचायतों से संबंधित भाग 9 है। कौन सा भाग है? भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जबकि भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि भाग 9 पंचायत से संबंधित है या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भाग 9ख की बात की जाए तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियों से संबंधित है। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित कौन सा है? तो ये अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 243 में इनका विवरण है। 243 में ही इनका विवरण है। जब बात की जाए जैसे पंचायत की तो पंचायत का अनुच्छेद 243 से इसका यहां पर बात की जाए तो अनुच्छेद 243 से लेकर और 243O तक है कि 243O तक है। तो इसमें यदि बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद जो 243 है यह परिभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिभाषा से संबंधित है। उसके अलावा 243A की बात की जाए तो यह ग्राम सभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है। यदि 243B की बात की जाए तो यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम सभा पंचायत में अंतर होता है। और 243C की बात की जाए तो यह पंचायत की संरचना से संबंधित है। 243C की बात की जाए तो यह पंचायत की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत की संरचना से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड था। 243 की बात की जाए तो इसमें 243 में केवल परिभाषा है। 243 एक ग्राम सभा से संबंधित है। 243 भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और 243D की बात की जाए
तो यह पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह बहुत पूछा जाता है कि पंचायतों के आरक्षण से संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद 243D पंचायतों के आरक्षण से संबंधित है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सेकंड थायमिन, ऑप्शन थर्ड फ्लुक्विनोन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सेकंड थायमिन। लेकिन हम लोग विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं और मैंने इस पर कल भी चर्चा की थी, आज फिर करता हूं। तो विटामिन बी में यदि बात की जाए तो विटामिन बी1 की यदि बात की जाए तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। क्या है? थायमिन। उसके अलावा यदि बात की जाए विटामिन बी2 का, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। यदि बात की जाए विटामिन बी3 की, तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। या इसका एक और नाम होता है निकोटिन एसिड। इसका क्या होता है? निकोटिन एसिड। या तो बी3 को नियासिन कह सकते हैं या हम लोग निकोटिन एसिड कह सकते हैं। बी4 की यदि बात की जाए, सॉरी बी4 नहीं, बी5 होता है। बी5 की यदि बात की जाए तो बी5 पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड होता है। और यदि बी6 की बात की जाए तो पायरोडेक्सिन होता है। और यदि विटामिन बी7 की बात की जाए तो बायोटीन होता है। इसके अलावा यदि विटामिन बी9 की बात की जाए तो फॉलिक एसिड होता है। क्लियर है? फॉलिक एसिड होता है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? विटामिन बी के रासायनिक, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स इनके कारण ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है, वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट हासिन समिति, ऑप्शन सेकंड नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन थर्ड लकड़वाला समिति और ऑप्शन 4 रेखीय समिति। तो इस क्वेश्चन के यदि आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा नचिकेत मोर समिति। कौन सा है? नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित है। यदि हासिम समिति की बात की जाए तो हासिम समिति नगरों में बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। नगरों में बीपीएल धारकों से संबंधित है। क्लियर है? यह बताती है कि कौन बीपीएल समिति से नीचे है और उनको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। मतलब नगरों में बीपीएल लोगों को ध्यान में रखते हुए या उनके सुधार के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो हासिम समिति थी। क्लियर है? यदि लकड़वाला समिति की बात की जाए तो यह गरीबी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। यह गरीबी के बारे में बताती थी, इसकी स्थापना हुई थी तो इसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप प्रॉपर या आधुनिक विधि से इस समय आप गरीबी की पैमाइश कीजिए या गरीबी का आकलन कीजिए और आप देखिए कि हमारे देश में कितने लोग गरीबी हैं और कैसे उस गरीबी को दूर किया जाए। उसके अलावा रेखीय समिति की बात की जाए तो यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम कहते हैं हम इसको, प्रचुरतम स्रोत है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डन चावल में
कौन सी विटामिन पाई जाती है? लकड़ वाला समिति गर्मी से संबंधित थी, और रेखीय समिति की बात की जाए तो यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। क्लियर है? यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। प्रचुरतम नहीं होता, प्रचुरतम क्या होता है? प्रचुरतम स्रोत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि गोल्डन चावल में अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है विटामिन सी, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है विटामिन ई, और ऑप्शन फोर आपके सामने है विटामिन के। अब अगर बात की जाए तो गोल्डन चावल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन चावल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी का स्रोत आप सब लोग जानते हो, मुख्यतः खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः खट्टे फल होते हैं। विटामिन ई की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः अंकुरित बीज, उसके अलावा इसमें जैसे बादाम आदि होते हैं। और यदि विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के मांस, यकृत आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? और यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, और इस पर आप कमेंट करें और इसका आंसर बताएं। और मेरी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों।